हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पार्टिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम जानने की कोशिश करेंगे कि डब्ल्यूटीओ करता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और एम्स क्या हैं और इसका सिग्निफिकेंस दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स को लेकर कितना है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डब्ल्यूटीओ है क्या और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। देखिए, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में इस वर्ड को इस्तेमाल भी किया है और आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि गवर्नमेंट जितने भी अलग अलग देश भर के जो अलग अलग देशों के अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है जो इन सभी को कनेक्ट करता है। इसीलिए इसे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी यूएन के बारे में कहते हुए ये कहा कि यूएन सॉवरेन बॉडी नहीं है, वो किसी भी तरीके के नेशनल सेटअप का या फिर नेशनल स्टैच्यूर का उसे बैकिंग नहीं है, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है जहाँ पर पूरे सरकारों को, पूरे दुनिया भर के जितने अलग अलग सरकार हैं वहाँ पर आते हैं, डिस्कस करते हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह उन्हें मिलता है डिस्कशन के लिए। तो उसी तरह डब्ल्यूटीओ जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर गवर्नमेंट्स, यानी कि दुनिया भर के अलग अलग जो देश हैं उनके सरकारों को, टू नेगोशिएट ग्लोबल ट्रेड अग्रीमेंट्स एंड प्रोग्रेसिवली लिबरलाइजिंग ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है पूरी दुनिया का, जो कोई भी ग्लोबल ट्रेड वगैरह होता है उन सभी के लिए किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरीके से होने चाहिए, दोनों कंट्रीज़ के बीच जब ट्रेड होता है तो टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरीके से होने चाहिए, लेन देन क्या होगा, एक्सचेंज करेंसी किस तरीके से होगी, एक्सचेंज रेट्स किस तरीके से होंगे, इन सभी इश्यूज़ के बारे में, और खासकर ट्रेड को किस तरीके से हम प्रोग्रेसिवली लिबरलाइज करते हैं। खासकर जब हम एलपीजी के बारे में बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ग्लोबलाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, जो कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को एक मार्केट की तरह बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर चाहिए कि हम एक यूनिक सेट ऑफ और एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दें ताकि वर्ल्ड ट्रेड और कॉमर्स जो है वो फ्रीली हो सके। तो डब्ल्यूटीओ जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दुनिया भर के अलग अलग देश की सरकारों को आने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए और टर्म्स एंड कंडीशंस बनाने के लिए। The history of WTO begins with signing of General Agreement on Tariffs and Trade in 1947. अगेन ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का ही एक रिजल्ट आप मान सकते हैं। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस अगर आपको याद हो तो उसी तरीके से ये भी जो है इंटरनेशनल, खासकर वेस्टर्न डोमिनेंस का ही है ये एक ऑर्गेनाइजेशन। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि जनरल एग्रीमेंट्स बनाए गए थे कि ट्रेड और टैरिफ को लेकर ग्लोबल इकोनॉमी में, खास जाहिर सी बात है कि ग्लोबल ट्रेड और कॉमर्स में लेन देन किस तरह होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे। तो गैट जो है वो बहुत ही डोमिनेट था डब्ल्यूटीओ से पहले। From 1948 to 1994, General Agreement on Tariffs and Trade provided the rules for bulk of world trade and presided over periods that saw some of the highest growth rates in the international trade। जाहिर सी बात है कि यही वो टाइम फ्रेम था जब पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो फ्रूट्स थे वो रीप किए जा रहे थे। पूरे दुनिया भर में भी कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो थे वो फ्री हो चुके थे कॉलोनियलाइजेशन से, वो भी इकोनॉमी के पॉजिटिव ग्रोथ रेट पर थे। तो गैट जो था वो बहुत ही अच्छा रूल एंड रेगुलेशन दे रहा था, लेकिन अब हद से ज़्यादा जो थे वो ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे थे। तो जाहिर सी बात थी कि एक स्ट्रॉन्ग हमें चाहिए था कि एक फ्रेमवर्क, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। तो इसीलिए जो है हमने WTO का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है। करेंटली द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि गैट का सक्सेसर जो है वो WTO है। तो करंटली WTO हैज़ 164 मेंबर्स, तो 164 अलग अलग नेशंस जो है वो उन्होंने इसमें अपनी मेंबरशिप ली हुई है। द WTO ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ ट्रेड रूल्स दैट अप्लाई टू ऑल इट मेंबर्स। तो यूनिफॉर्म रूल्स की जब हम बात करते हैं तो जितने भी ट्रेड और कॉमर्स रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, टैरिफ रिलेटेड हो या फिर ट्रेड रिलेटेड हो, कॉमर्स रिलेटेड हो, एक्सचेंज रेट रिलेटेड हो, वो सभी WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर अप्लाई होंगे एज फार एज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर कंसर्न। इवन टू मैक्सिमम एक्सटेंट जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी होता है, जो आपका डोमेस्टिक जो डिमांड और सप्लाई भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है इन WTO के रूल्स एंड रेगुलेशन से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो केयर करेंगे वही तो एक्सपोर्ट करेंगे, और जब एक्सपोर्ट की जब बात करेंगे तो सिन पर WTO ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। The World Trade Organization is also a place for member governments to settle their trade disputes।
जो कोई भी दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड, वो WTO के पास जा सकते हैं उसके रेजोल्यूशन के लिए, अपने उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। इट इज़ लोकेटेड इन जेनीवा स्विट्ज़रलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इसका लोकेशन कहाँ पर है। ये जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995 एंड इट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। तो यही जेनीवा स्विट्ज़रलैंड है जहाँ पर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी देखते हैं। हर साल जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कॉन्फ्रेंस वहाँ पर चलता है, तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स वहाँ पर आते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड अच्छे खासे डिस्कशंस वहाँ पर होते हैं, वर्ल्ड लीडर्स भी जाते हैं। तो इस तरीके से जेनेवा में ही हमें WTO देखने को मिलता है। और आखिर में भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं WTO के, हमने ऑलरेडी देखा कि ट्रेड रिलेटेड है, कॉमर्स रिलेटेड है। क्या बस पैसा कमाना ही या फिर पैसे का लेन देन ही जो है वो WTO का रीज़न है? तो आंसर बिल्कुल नहीं है। इट इज़ एक्चुअली टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। देखिए इंटरनेशनल बॉडी जो कोई भी हो, UN हो या फिर WTO हो या फिर WHO हो या फिर FAO फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सभी कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हैं। जो कोई भी अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि उन्हें डेवलप्ड बने जाए। जहाँ कहीं भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चाहते हैं कि उस कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ताकि सभी ह्यूमंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए डेवलप होने के लिए और सभी कंट्रीज़ को इक्वल डेवलपमेंट मिला जाए। जिस तरीके से हमने 17th-18th सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म देखा, इन्वेजन्स वगैरह देखे, और मेडिवल एंशिएंट जो जिस तरीके से प्रॉब्लमेटिक जिस तरीके से हमने देखा कि बस एक रीजन बढ़ रहा है दूसरा नहीं बढ़ रहा है, ग्रॉस सोशियो इकोनॉमिक इंजस्टिस जो हो रही हैं उसे ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को जो है वो रेज करना चाहते हैं। दूसरा इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ट्रेड से ही रिलेटेड होती है, लेन देन से ही रिलेटेड होती है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी वो इंश्योर करना चाहते हैं पूरी दुनिया भर में। माइग्रेंट्स का इशू भी सॉल्व होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेंगी। इंश्योर अ लार्ज एंड स्टेडीली ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ रियल इनकम एंड इफेक्टिव डिमांड। लोगों तक जो असली इनकम जाती है इन्फ्लेशन के बाद, जो डिस्पोजेबल इनकम उनके हाथ में मिलती है, कि जो चीज़ वो एक्सपेंडिचर में कर सकते हैं, जितना उन्हें लग रहा है, जितना उन्हें मिल रहा है, उसका वॉल्यूम स्टेडीली इंक्रीज करना चाहते हैं। और डिमांड जो है लोगों का इफेक्टिवली बढ़ाना चाहते हैं। और लोगों का डिमांड तभी बढ़ेगा प्रोडक्ट्स के लिए जब उनके पास रियल इनकम सही तौर पर एक पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैक में बढ़ेगी। तो expand the production of and trade in goods and services while allowing for the optimal use of world resources in accordance with the objective of sustainable development। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर वो देखें। बस यही कॉन्सेप्ट है कि मेक यूज ऑफ टुडेज रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट टुमारोज जनरेशन आर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड। जो कोई भी हमें आज मिल रहा है, जो कुछ भी हमें मिल रहा है नेचर से हो या फिर कोई दूसरी चीज़ जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे सस्टेनेबल वे में करना चाहिए ताकि फ्यूचर पर किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट ना हो। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।